बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, वो फैसला जिसकी वजह से पूरी मुल्की सियासत का रुख तब्दील होने जा रहा है, एंड वी ऑल न्यू दैट, सबको पता था, तमाम सियासी जमातों को भी पता था और तमाम स्टेक होल्डर्स को पता था कि ये एक फैसला है जो मुल्की सियासत का रुख बदल देगा। अब से कुछ देर पहले उस अहम तरीन फैसले का डिटेल्ड जजमेंट आ गया है। डिटेल जजमेंट की बात करो जनाब, मखसूस नशिस्तों वाले की, जिसका शॉर्ट ऑर्डर पहले ही आ चुका हुआ था और अमल दरामद तो शॉर्ट ऑर्डर के बाद हो जाना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने लेतो लाल से काम लिया और आज तक मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिली। इसमें एक नई कॉन्ट्रोवर्सी ये थी जो हमारे बहुत सारे सहाफ़ी और बहुत सारे जय्यद जो सियासतदान हैं वो तनकीद का निशाना बनाते थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, अपकमिंग चीफ जस्टिस को और बाकी 7 जजेस को, कि जनाब जब शॉर्ट ऑर्डर आ गया है तो उसके ऊपर फिर डिटेल जजमेंट क्यों नहीं आ रही। वैसे बहुत सारे शॉर्ट ऑर्डर पहले आए हुए जिनकी डिटेल जजमेंट आज भी नहीं आई और बहुत सारे रिव्यूज पेंडिंग पड़े हुए महीनों से, क्योंकि इसके ऊपर एम्फेसाइज लोग इसलिए करते थे कि डिटेल जजमेंट आएगा तो उसके बाद रिव्यू लगेगा। लेकिन ये जजेस की छुट्टियों से पहले आपको पता है कमेटी के अंदर ये एक दफा रिव्यू लगाने की बात हो भी चुकी है। राइट आफ्टर जो शॉर्ट ऑर्डर था, काजी साहब ने टेकअप भी किया था कि इसका रिव्यू पिटीशन लगना चाहिए, बट तब बाकी जजेस ने, दो ने मेंटेन किया था कि जनाब छुट्टियां हैं, जजेस जब छुट्टियों के बाद वापस आएंगे, डिटेल जजमेंट आएगा तो उसके बाद रिव्यू लगा लेंगे। फाइनली आज डिटेल जजमेंट आ गया। बिफोर इट के मैं जजमेंट के कुछ जो अहम तरीन नुकात हैं उनके ऊपर आपको अपडेट करूं। दो तीन चीजें अंडरस्टैंड कीजिएगा इस टाइम के ऊपर। इस डिटेल जजमेंट की अहमियत और ज्यादा क्यों बढ़ गई है, टाइमिंग को अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक स्टेटमेंट से सिर्फ स्टार्ट करते हैं, फिर मैं सीक्वेंस बना के आपके सामने रखता हूं। बैरिस्टर अकील, पीएमएलएन से उनका ताल्लुक है, लीगल अफेयर्स देखते हैं पीएमएलएन के काफी सारे और रोज किसी ना किसी टॉक शो में होते हैं। जस्टिस बैरिस्टर अकील सॉरी बैरिस्टर अकील ने ये खबर दी या ये एक वर्जन रखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का या हुकूमत का, इत्तेहादियों का, कि जनाब ये जो इंडिपेंडेंट हैं सारे 41 जो इनके ऊपर डिटेल जजमेंट नहीं आई हुई, इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया हुआ, ये एमएनएस जो हैं ये इंडिपेंडेंट है और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये इसमें वोट कर सकते हैं हमें। यहाँ से बात का आगाज होता है। उसके बाद 63A के ऊपर बात रुक जाती है जब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इनकार कर देते हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुकूमत के साथ नहीं हूँ। नंबर गेम पूरा नहीं हुआ हुकूमत के पास, थोड़ा सा वापस जाइए। इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन मांगी हुई थी, 39 एमएनएस को नोटिफाई कर दिया हुआ था और 41 को रोका हुआ था कि जनाब हमें इनके ऊपर इम्बिग्विटी है, हमें इनके ऊपर थोड़े से एतराज़ा, मतलब वो समझ नहीं आ रही तो सुप्रीम कोर्ट हमारी रहनुमाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने रहनुमाई की, डायरेक्शन दी। उसके बाद काजी फाइसा साहब का एक खत सामने आया जिसमें 9 सवाल पूछ दिए गए जजीला साहिबा से कि जनाब ये कैसे हुआ है। उसके ऊपर मतलब डायरेक्टली हिट किया गया उन 8 जजेस की डायरेक्शंस को जो इलेक्शन कमीशन ने उनसे मांगी थी और उनको दी गई थी। उसके बाद ये आज उसमें एड्रेस किया गया, उस इशू को भी, उस पॉइंट को भी एड्रेस किया गया। उसकी तरफ मैं आगे आता हूं तो आपको समझ आ जाएगी। अब अगर इसके ऊपर डिटेल जजमेंट नहीं आता तो ये 41 एमएनएस जो थे ये हवा के अंदर रखे जाते इलेक्शन कमीशन की जानिब से। हुकूमत एट एनी पॉइंट इनको पकड़ती, काजी साहब की एक्सटेंशन और बाकी जो अमेंडमेंट्स हैं सारी, उनके ऊपर अमल दरामद करने के अंदर उनको आसानी हो जाती। सो ये जो डिटेल्ड जजमेंट आई है इसकी टाइमिंग बहुत अहम थी। उन तमाम जो एमएनए थे 41 वो तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक था, वो तहरीक इंसाफ के कंसिडर होने चाहिए थे, वहां पर जाने चाहिए थे। दो, कि पार्लियामान ने अभी भी इन 80 एमएनए को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का डिक्लेयर किया और रिसेंटली को खबर भी चली ना, तो वो खबर का भी मैंने आपको बैकग्राउंड बताया था कि वेबसाइट के ऊपर थ्रू आउट ये 80 एमएनए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के गिने जा रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ के नहीं गिने जा रहे। ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं थी जिसको मीडिया ने बनाकर पहले भी चलाया कि जी वजूद खत्म हो गया तहरीक इंसाफ का। तो फिर ये वजूद आज इस डिटेल्ड जजमेंट के बाद आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि वजूद खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके चंद चीजें जो है सीधा सीधा वो मैं आपके सामने अभी रख देता हूं। 70 पेजेस का फैसला है और इसके ऊपर फिर मैं डिटेल में अगला ब्लॉग जो है इसको दोबारा से पढ़ के डिटेल में एक एक पॉइंट बाय पॉइंट इसके ऊपर बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो इस सारे सीक्वेंस के साथ समझते हैं वो भी मेरे साथ अगले ब्लॉग में हो। अब एक पॉइंट जो मेरे नजदीक सबसे अहम तरीन था, जो बोन ऑफ कंटेंशन था, जहां से मामला स्टार्ट होता होता है ना, बल्ले का निशान। इसमें भी वजाहत की गई है आज के फिर फैसले के अंदर कि जनाब बल्ले का निशान लिया गया, वहां से उसके बाद फैसले की उस तरह की वजाहत नहीं की गई कि ये पार्टी रहेगी या नहीं, या सिर्फ बल्ले का निशान लिया गया, तो उससे ये सारा मेस क्रिएट होता है। ये अहम तरीन नुकता है मंसूर अली शाह साहब की डिटेल जजमेंट के अंदर। इसमें पैराग्राफ 1 और 2 है। इसी बहुत लंबा चौड़ा फैसला है, 70 पेजेस का, 71 पेजेस का। इसमें एक पैराग्राफ लिखा गया 1 और 2, वो आप तमाम लोग भी जाइएगा और उसको डिटेल से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। अंग्रेजी में समझ ना आए तो उर्दू में पढ़िएगा, मैं ये आपको जरा पढ़ के सुनाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी क्या कहानी क्या है। पैरा नंबर 2, उसके कुछ लाइनें मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। जजेस नीड नॉट ऑलवेज सी आई टू आई एंड मे अल्टीमेटली डिसएग्री, but the possibility of disagreement does not absolve them from engaging in a free and frank discussion before rendering their final opinion.
Their professional responsibility to deliver a well-considered decision requires them to lay out both their own position and defects they see in their colleagues. Positioned with utter frankness, egos may be bruised, tempers tempted, yet all must pursue the process with respect and civility. ये एक इंतहाई खूबसूरत लैंग्वेज के अंदर, मैं उर्दू का इसका थोड़ा सा तर्जुमा आपको सामने रख दूं। लिखा गया कि पाकिस्तान की आवाम का हक है कि हर जज ईमानदारी से उनका मुकदमा सुने, फैसला करे, फैसला करने से कबल बिला तकल्लुफ बातचीत, एक दूसरे की राय सुनना, बेशक अना को ठेस पहुंचे, गुस्सा आए, लेकिन एहतराम और शाइस्तगी बरकरार रहनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। अब थोड़ा सा इसमें आगे चलिए, एक और नुकता बड़ा बारीक है इसके अंदर, उसको भी समझिएगा, मैं उर्दू में ये आपके सामने रखता हूं। आइन के आर्टिकल 187 शिक 1 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार है। हम 8 जजेस, मतलब मंसूर अली शाह साहब और 7 जजेस दूसरे हैं, हम 8 जजेस चीफ जस्टिस मंदुखेल, जस्टिस मंदुखेल और जस्टिस याहिया अफरीदी आर्टिकल 187(1) का इख्तियार इस्तेमाल करने पर मुत्तफिक थे। बदकिस्मती से कई मरतबा बहस के बावजूद इत्तफाक ना हो सका, मुकम्मल इंसाफ कैसे किया जाए। ठीक है जनाब। अब इसमें आगे चलिए थोड़ा सा। हम 8 और हमारे 3 साथी जजेस ईसीपी और आरओज के गैर कानूनी इकदामात पर मुत्तफिक थे। कहानी वापस जाती है 8 फरवरी से पहले। हम 8 और हमारे 3 साथी जजेस, मतलब 13 में से 11 जजेस एक चीज के ऊपर मुत्तफिक थे कि आरओज के गैर कानूनी इकदामात पर मुत्तफिक थे कि उन्होंने पीटीआई को जिस तरह ट्रीट किया एंड ऑल दैट। हम 13 जजेस मुत्तफिक थे कि पीटीआई के उम्मीदवार और वोटर्स ने ईसीपी और आरओज के गैर कानूनी इकदामात का नुकसान उठाया। चीफ जस्टिस इंक्लूडिंग 13 के 13 जजेस, फुल बेंच मुत्तफिक था कि तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा आरओज की इंटरप्रिटेशन, इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन के बाद, और उसका नुकसान उनको, जो इवेंचुअल नुकसान, जो फाइनल नुकसान उनको होता है, वो मखसूस नशिस्तों की शक्ल में होता है। ये डिटेल्ड जजमेंट है, लंबी चौड़ी जजमेंट है, लंबी चौड़ी जजमेंट है। लेकिन इस लंबी चौड़ी जजमेंट के अंदर कोई एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसको एड्रेस ना किया गया हो, एक एक चीज एड्रेस की गई है इस पे। अब इसमें वो एक नुकता भी है, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सर और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने जो डिटेल जजमेंट 2 जजेस ने लिखी थी, जिसमें कहा गया था इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, ऑल दैट, उसके ऊपर तफसीली फैसले में लिखा गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया, अमल ना करने का कहा। जिस अंदाज में अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए मुनासिब नहीं है। अब इसमें ये अभी टाइम टू टाइम इस फैसले के इक्तबासात जो हैं वो आपके सामने आते जाएंगे, और आपको समझ आएगी कि इतना टाइम क्यों लिया गया, और मंसूर अली शाह साहब के इस फैसले के अंदर कोई एक कॉर्नर, कोई एक भी चीज छोड़ी नहीं गई जिसको एड्रेस नहीं किया। पहले प्रीएम्बल दिया, पूरा बैकग्राउंड उन्होंने दिया है, मैं आगे पढ़ रहा था डिटेल में, उन्होंने पूरा का पूरा बैकग्राउंड दिया इस फैसले का, कि कहाँ से समाअत के दौरान क्या क्या होता रहा, और फिर जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने क्लैरिफाई करने की कोशिश की तो उनको भी रोक दिया गया, हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की जानिब से रोका गया मल्टीपल टाइम मुख्तलिफ वकला को, एक एक चीज को एड्रेस किया गया इसमें। लेकिन इस ब्लॉग का पर्पस सिर्फ टाइमिंग था, मैं आपको ये टाइमिंग समझा सकता कि इस वक्त के ऊपर ये जो फैसला आया है ये इतना अहम क्यों है। 63 ये लग सकता है रिव्यू के अंदर, कमेटी तो चेंज होगी हुई जनाब प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल एक्ट के बाद, और वो ऑर्डिनेंस के बाद जस्टिस मुनीब इज नॉट पार्ट ऑफ दैट एनीमोर। और एक्सक्यूज मी, कहानी कहाँ पर रुकी हुई है जनाब, के जो नशिस्तें हैं मखसूस, वो तहरीक इंसाफ को जाएंगी। इसके ऊपर मैं एक चीज सिर्फ कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला माजी में भी, अभी रिसेंट पास्ट में भी 90 रोज के अंदर इलेक्शन का नहीं माना गया था। कोई डांग नहीं मार ली थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, बंदयाल साहब ने किसी के सर में कोई छोटा नहीं मार लिया था। वो फैसला मुंह चिढ़ाता रहेगा इनको। यहाँ पर 8 जजेस हैं, तब सुप्रीम कोर्ट की हालात वाकयात, बंदयाल साहब की सुप्रीम कोर्ट के हालात वाकयात बदल चुके हुए थे। यहाँ पर 8 जजेस हैं, यहाँ पर लोअर जुडिशरी है, यहाँ पर हाई कोर्ट्स हैं, और यहाँ पर वकला हैं, और यहाँ पर सियासी जमातें हैं जो इस टाइम के ऊपर इन 8 जजेस के साथ खड़ी हुई है। एक चीज जाते जाते मुझे कहने की इजाजत दीजिए, हुकूमत ने तो अभी उनकी पीएमएल सोशल मीडिया जो है उनकी जानिब से आ गया भाई जी, सियासी फैसला नहीं मानेंगे एंड ऑल दैट। ये फैसला हुकूमत ने नहीं मानना, ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने मानना, डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन को गई हुई, हुकूमत ने नहीं मानना। और इलेक्शन कमीशन हुकूमती इदारा नहीं है कि हुकूमत के वो चलेगा, वो एक आईनी इदारा है, उसका काम साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना है। और इस फैसले के अंदर बार बार ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। इसके बाद होना तो ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस जब एक इलेक्शन कमीशन के इदारे को कह दें कि आपने साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवाए, डिग्निटी के साथ रिजाइन होना चाहिए कि सर आई एम सॉरी, आई कुड नॉट डिलीवर,
मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर डिटाई आपको नजर आएगी इलेक्शन कमीशन के फैसलों के अंदर आगे फर्दर चल के भी। एक और चीज मत भूलिएगा, बार बार कह रहा हूँ, ये फैसला इलेक्शन कमीशन को के लिए है कि आपने इस चीज के ऊपर अमल दरामद करना है। अब एक इदारा सुप्रीम कोर्ट, जो मुल्क का सबसे बड़ा सुप्रीम इदारा है व्हेन इट कम्स टू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल, इसके सामने खड़ा हो जाता है, ये अमल दरामद करता है, ये सवाल। एक और चीज जो मेरे नजदीक बहुत अहम है, हुकूमत खुल के काजी फाइसा साहब के पीछे खड़ी हुई है, खुल खुला के, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। हुकूमत काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। ऑपोजिशन कहाँ पे है यार? कहाँ पे है तहरीक इंसाफ? कहाँ पे है मौलाना फजलुर रहमान साहब? कहाँ पर है बाकी जो अपोजिशन की जमातें हैं? आप लोग खुल खुला के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और 8 जजेस के साथ क्यों नहीं खड़े हुए एट दिस मोमेंट? वहां पर रोज थ्रेटनिंग किस्म की चीजें आ जाती हैं सामने, उससे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, नहीं करेंगे अमल दरामद। कहाँ पर है ऑपोजिशन की एजिटेशन? क्या ये सारे वो बॉयलर्स हैं? मतलब ब्रायलर चूचन की आंदी वाला चिट्टा जो चूचा होता है चिकन क्यों आंदी ब्रायलर ने सारे? मतलब इन्हें समझ ही कोई नहीं होती कि व्हाट डू दे हैव टू डू। रोज आ जाते हैं जी हम साथ खड़े हैं भाईजान, ये एजिटेशन का टाइम था। दिस पॉइंट अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू जो है ऑपोजिशन को वो खुलकर सामने लाकर रखना चाहिए, ताकि भाई ये गैर आईनी चीजें हो रही हैं, हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रही, हम इसके ऊपर खुलकर 8 जजेस के साथ खड़े हैं। बट एट दिस मोमेंट ऑपोजिशन जो है पुरसकून है। पता नहीं, ये लड़ाई मंसूर अली शाह साहब को की तो थी नहीं, आइन और कानून की लड़ाई थी, और बाय एंड ऑफ द डे यहाँ पर बेनिफिशियरी डायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। बट इवन देन आई एम सॉरी टू से दैट कि उनकी उतनी आवाज लाउड नजर नहीं आती मुझे। पता नहीं कोई मसले आता है, मुझे नहीं पता कि क्या उनकी वो डरे हुए हैं, वो खौफ में हैं, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। लेकिन मुझे तहरीक इंसाफ, JUIF और इन तमाम लोगों की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वाली बस्ती के बाद जो उनको डिफीट हुई मुस्लिम लीग को और हुकूमती इत्तेहादियों को, उसके बाद इनकी उतनी वोकल आवाज़ मुझे मंसूर अली शाह साहब और सुप्रीम कोर्ट के साथ, जुडिशरी के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आती। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। कोई वकला तहरीक नहीं स्टार्ट हुई, कुछ नहीं हुआ। एक छोटा मोटा हामिद खान साहब ने एक छोटा मोटा 10 वकीलों के साथ एहतजाज किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एंड ऑफ द स्टोरी। कहानी से आगे चलेगी तो फिर चीज़ें क्लियर होंगी। अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर डिटेल में शिक बाय शिक बात करके तो फिर मैं आपके सामने रखूँ। थैंक यू वेरी मच। लुक आफ्टर योरसेल्फ।